Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. एक बदहवास दौर, एक वहशी कालखंड, लाल इरादों की काली स्याही, बस्तर के सीने पर जख्मों के अध्याय। बस उड़ाई गई है, बारूद की वो गोली, होने की भी खबर है। बंदूक की वो गोली। जीरम घाट की वो जगह है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट है ये। आसपास माओवादियों की भी मौजूदगी है। ये वो जगह है जहां जीरम घाट में हमला हुआ है। कांग्रेस के नेता अविदय चरण शुक्ल बुरी तरह से घायल हुए हैं, कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुकमा से, जहां सुकमा पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। लाल आतंकियों ने एक बार फिर से बस्तर के नारायणपुर को लहूलुहान कर दिया। बीजापुर के तर्रेम में हुई मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत हो गई। कल सिलगेर के जंगलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 22 जवानों के शव मिल चुके। बड़ी खबर, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए। आखिर सब कुछ खत्म होने को है। 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। दशकों से बस्तर की पहचान साल के ऊंचे दरख्तों और महुआ की खुशबू से ज्यादा बारूद की एक गंध से रही। यहाँ सूरज उगता तो था, पर डर की परछाइयां लंबी। लेकिन पिछले 2 सालों में दंडकारण्य के इन रास्तों ने कुछ ऐसा देखा है जो इतिहास की किताबों में दर्ज होने की तैयारी कर रहा है। बातें, वादे, दावे सालों से होते रहे, लेकिन इस बार बस्तर में सब कुछ बदलने का इरादा था। दिल्ली और रायपुर दोनों इस बात पर एक राय थे कि एक टाइम फ्रेम के अंदर बस्तर से बंदूकों और बारूद के खेल को खत्म करना होगा। खात्मे का ब्लूप्रिंट 2 स्तरों पर तैयार हुआ। पहला फोर्स के पेनिट्रेशन को और पैना करना। इसके लिए नक्सल असर वाले इलाकों में फोर्स की मौजूदगी को प्रभावी ढंग से बढ़ाना, नए कैंपों की स्थापना, आक्रामक अभियानों की शुरुआत, लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करना और नक्सलियों की सप्लाई चेन को हर हाल में डिस्कनेक्ट करना। जबकि दूसरे स्तर पर सरकार ने नीतियों के जरिए बेहतर माहौल बनाने की शुरुआत की, नक्सलियों की सरेंडर और पुनर्वास पॉलिसी को बेहतर किया, स्थानीय विकास को गति दी, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया और प्रशासन की पहुंच को हर हाल में विस्तार देना तय किया। प्लानिंग पहले से भी होती रही है, लेकिन इस बार अप्रोच बहुत अलग थी। बस्तर को बंदूकों से आजाद करने की मुहिम को आगे बढ़ाने खुद गृह मंत्री अमित शाह बार बार रायपुर आते रहे। पीएम मोदी भी आए, अहम मीटिंग्स हुई, इंप्लीमेंटेशन की राह की अड़चनों को दूर किया गया। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। दूसरी ओर पहली बार बस्तर ने एक ऐसा गृह मंत्री देखा जिसने प्रोटोकॉल की जंजीरें तोड़ दी। विजय शर्मा, जो कभी हिड़मा के गांव पुवर्ती की पर्ची पर बैठकर भोजन करते दिखे, तो कभी अबुझमाड़ की अनजानी पगडंडियों पर मोटरसाइकिल की सवारी करते दिखे।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार, माननीय अमित शाह जी के रणनीति के अनुसार और माननीय विष्णुदेव साय जी के कुशल मार्गदर्शन में ये सब कुछ संभव हो सका है। दिल्ली के सत्ता गलियारों से रायपुर के पुलिस मुख्यालय तक एक तारीख दीवार पर टंग गई है। 31 मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार बार होते दौरे केवल बैठकों के आंकड़े नहीं थे, बल्कि एक डेडलाइन थी नक्सलवाद के मुकम्मल खात्मे की। 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर दें। शाह की रणनीति, मोदी का संकल्प और विजय शर्मा की जमीनी सक्रियता, इन तीनों ने मिलकर बस्तर के लिए एक नया सोल ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 31 मार्च करीब है और बस्तर का यकीन अब बारूद पर नहीं, अपने खुद की पहचान और विकास पर है। बी फॉर तो बदलते बस्तर की कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन 2 साल में हालात तेजी से कैसे बदले ये अपने आप में प्रमाण है। ये क्षेत्र, ये स्कूल और ये बच्चे, उनके मुस्कुराते चेहरे इस बात का प्रमाण है, क्योंकि लाल आतंक के गढ़ में जिस जगह की पहचान होती थी, अब वहाँ पर परिवर्तन की पाठशाला लग रही है। और बरसों से काबिज जो डर था चेहरे में, देखिए उसकी छुट्टी हो चुकी है। दो साल पहले छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ एक लक्ष्य तय किया गया, बस्तर को नक्सल मुक्त करना। घोषणा साफ थी, 31 मार्च 2026 तक देश के नक्सलवाद का अंत। लेकिन ये कोई साधारण जमीन नहीं था। दंडकारण्य माओवादी रणनीति का केंद्र, संगठन की राजधानी और दशकों से सुरक्षा बलों के लिए सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र। रेड टेरर का फाइनल चैप्टर, दिन, तारीख, साल, सब कुछ तय। बेकाबू हिंसा से लेकर अमन की बयार तक सफर बेहद दिलचस्प था, मगर आसान नहीं था बंदूक को फहराना। मगर ये हुआ, और इस जीत ने कैसे नजर, नजारे और नजरिए को बदला, ये बेहद नजदीक से देखना बेहद जरूरी है। 16 अप्रैल 2024 कांकेर छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज हुई एक मुठभेड़, जहां उत्तर बस्तर डिवीजन के 29 नक्सली मार गिराए गए। लेकिन ये बस संख्या नहीं, बल्कि बस्तर की नई पहचान थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार वे शीर्ष नेता ढेर हुए जो सालों से सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से बाहर थे। अत्याधुनिक हथियार, सटीक इंटेलिजेंस और मजबूत नेटवर्क, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये क्लियर मैसेज था कि जंगल का संतुलन बदल रहा है। जल्द ही साफ हो गया कि ये केवल पहली सफलता नहीं थी। अगले 5 महीनों में लगातार मुठभेड़ों में माओवादी ढांचे को झकझोर दिया। सैकड़ों कैडर, कई नक्सली लीडर और फिर वो क्षण जिसने संगठन की रीढ़ पर सीधा प्रहार किया। तारीख मई 2024, जगह अबुझमाड़ का जंगल, जहां एक एनकाउंटर में नक्सली महासचिव बसवराज मारा गया। इसके बाद केंद्रीय कमेटी के कई सदस्य चलपति, मोडम बालकृष्ण, सत्यनारायण रेड्डी, रामाकृष्ण रेड्डी, सुधाकर एक के बाद एक मारे गए। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये संगठन का दिमाग थे। और जब दिमाग गिरता है तो शरीर लड़खड़ाने लगता है। वर्ष 2024 से हम 2025 में
हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इस अवधि में देखा जाएगा सीपीएम माओवादी संगठन के जो टॉप लेवल कैडर्स है, पीएलजी लेवल फॉर्मेशन का कैडर्स है और अनेक माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। कुल लगभग 550 से अधिक माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी इस अवधि में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई और नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके इलाका में विकास कार्य को भी गति दी गई। शीर्ष नेतृत्व के खत्म होते ही संगठन के भीतर बौखलाहट फैल गई, दरारें दिखने लगी और जल्द ही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। वेणुगोपाल के नेतृत्व में सीनियर नक्सली लीडर का आत्मसमर्पण पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में गिना गया। पहले महाराष्ट्र, फिर बस्तर, सशस्त्र नक्सलियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए। हालात ऐसे बने कि लड़ाई अब पुलिस और नक्सलियों के बीच नहीं बल्कि संगठन के अंदर ही गुटों के बीच होने लगी। एक तरफ देवजी का धड़ा, दूसरी तरफ वेणुगोपाल गुट। धीरे धीरे जंगल भी सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। नेतृत्व खत्म, नेटवर्क कमजोर। कुछ कैडर तेलंगाना भागे, कुछ ने दूसरे राज्यों में आत्मसमर्पण किया और कुछ अपने ही कमांडरों के खिलाफ मुखबिर बन गए। इसी सिलसिले में माओवादी चेहरा माने जाने वाले हिडमा को भी सूचना के आधार पर आंध्र प्रदेश में मार गिराया गया। संगठन की सबसे ताकतवर बटालियन अब इतिहास बन चुकी थी। महज 2 सालों में 90 से अधिक नए पुलिस कैंप स्थापित किए गए। अबुझमाड़ से नेशनल पार्क तक, सुकमा बीजापुर सीमा तक इन इंटीग्रेटेड कैंपों ने सिर्फ सुरक्षा नहीं दी बल्कि बुनियादी सुविधाओं का नया ढांचा खड़ा किया। और शायद यहीं से बदलना शुरू हुआ बस्तर। जहां कभी बंदूक रास्ता तय करती थी, आज वहां विकास दिशा दिखाने लगा है। यह बदलाव अचानक नहीं है और न ही आसान, लेकिन संकेत साफ है कि बस्तर डर से विश्वास की ओर बढ़ चुका है। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीते जाते, कभी कभी रणनीति ट्रिगर से ज्यादा घातक होती है। बस्तर में पिछले 2 वर्षों में एक ऐसी ही रणनीति लागू की गई। लक्ष्य साफ था, नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार। साल 2024 ऑपरेशन का साल। जंगलों में लगातार मुठभेड़ और पहली बार आंकड़ों ने कहानी बदल दी। 2024 ऑपरेशन डेटा, 123 नक्सली मारे गए, 217 गिरफ्तार, 929 आत्मसमर्पण, 792 हथियार जब्त, 286 आईडी बरामद, शहीद जवान 19, लूटे गए हथियार 3, आम नागरिकों की हत्या 71। छत्तीसगढ़ गठन के बाद बस्तर में यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी गई। कारण एक था, ऑपरेशन रुके नहीं। 12 महीने चयनित इनपुट और सटीक हमला। सिर्फ बंदूक नहीं चली बल्कि रणनीति भी बदल गई। उन लोगों की सूची तैयार हुई जो कभी नक्सलियों की मदद करते थे। एरिया कमेटियों की पहचान हुई। वही ढांचा जिस पर नक्सली मिलिट्री कमांड टिकी थी, जैसे ही आत्मसमर्पण बढ़े, संगठन के भीतर भगदड़ मच गई और पहली बार इंटेलिजेंस की दीवार टूटने लगी। इन 2 वर्षों में करीब 90 नए फॉरवर्ड बेस कैंप स्थापित किए गए। लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा चौकियां नहीं थी, ये राज्य की वापसी का संकेत थी। कभी 200 से ज्यादा स्कूल गिरा दिए गए थे, अब उनमें फिर से बच्चों की आवाज गूंज रही है। पुलिस सिर्फ ऑपरेशन नहीं कर रही थी बल्कि हर सड़क, हर बिजली पोल, हर निर्माण पर नजर रख रही थी। इन सड़कों की कीमत कई जवानों की शहादत भी रही। कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा में पाकिस्तान और चाइना के बीच के बॉर्डर में सड़कों का निर्माण करता है जहां गोलियां चलती है। बीआरओ, आप आश्चर्य करेंगे, शायद इसको भी कम लोग जानते हैं, बस्तर वाले ही जानते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क का निर्माण छोड़ के भाग गया। बोले हम इस जगह सड़क नहीं बना सकते। ये है बस्तर का विकास की गाथा का पहला पन्ना कि बीआरओ भी सड़क बनाने से इनकार कर दिया।
और कॉन्टेक्ट छोड़ के चला गया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सड़क पर शहादत यदि कहीं हुई है तो बस्तर के अंदर हुआ, दंतेवाड़ा बीजापुर के अंदर हुआ है। ये है बस्तर। स्थानीय आत्मसमर्पण, निचले कैडर की गिरफ्तारी और धीरे धीरे नक्सलियों का मनोबल टूटने लगा। 2025 आते आते वो घेरे भी बेअसर हो गए जिन तक पहुंचना कभी असंभव माना जाता था। कई मुठभेड़ों में नक्सलियों ने खुद माना, आत्मसमर्पित साथियों ने ही उनका नेटवर्क उजागर किया। रणनीति साफ थी, नक्सलियों को ग्रामीण आधार से काट दो। रणनीति की बात करें तो एरिया कमेटी टारगेट, ग्रामीण नेटवर्क तोड़ा, इंटेलिजेंस मजबूत, उत्तर बस्तर डिवीजन तेजी से कमजोर हुआ। नारायणपुर कभी अवैध किला कहा जाता था, अब वहां सक्रिय अधिकांश कमेटियां खत्म हो चुकी थी। सबसे खतरनाक मानी जाने वाली बस्तर एरिया कमेटी भी सबसे तेजी से ढही। दबाव इतना बढ़ा कि बड़े नक्सलियों को अपने इलाके छोड़ने पड़े और जैसे ही वे खुले, घेराबंदी आसान हो गई। 2025 में मुठभेड़ और आत्मसमर्पण दोनों बढ़े। इंटेलिजेंस अब जंगल तक सीमित नहीं था। यही वजह रही कि हिडमा जैसे बड़े नाम को आंध्र प्रदेश में मार गिराया गया। इससे पहले रामकृष्ण रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी भी नारायणपुर में ढेर हुए। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये नेटवर्क के भीतर पहुंच थे। सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में 61 कैडर के साथ आत्मसमर्पण किया। इसके तुरंत बाद मोस्ट वांटेड कमांडर रूपेश और सतीश ने भी हथियार डाल दिए और यहीं से संगठन की कमान दरकने लगी। दरार इतनी गहरी हुई कि अंदर ही अंदर एक दूसरे को गद्दार कहा जाने लगा। कमजोर होती ताकत देख बंदी प्रकाश देव ने भी तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया। पहले एरिया कमेटी, फिर डिवीजन और अब केंद्रीय नेतृत्व। संगठन सिमट रहा था। नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो क्षेत्र में मोदी द्वारा नया रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पाए थे, अक्सर उनका मीटिंग्स पूर्व में हुआ करते थे, वो मीटिंग्स भी लगातार अभी नहीं हो पा रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से माओवादी का कॉरिडोर्स ब्लॉक हो गई है, उनकी क्षेत्रफल सिमट गए थे, उनका एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक उनका जो कनेक्टिंग कॉरिडोर्स वो भी ब्लॉक हो गए थे। इस प्रकार जो नवीन सुरक्षा कैंप माओवादी समस्या को समाधान करने के लिए काफी एक वरदान के रूप में स्थापित हुआ है। 2025 के ऑपरेशन की बात करें तो कुल मुठभेड़ 100, मारे गए नक्सली 256, आत्मसमर्पण 1573, गिरफ्तार 898, आईडी बरामद 894, हथियार जब्त 677, शहीद जवान 23, आम नागरिकों की हत्या 46। जनवरी 2026 से अब तक 5000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक युग के अंत की आहट है। इन सरेंडर करने वालों में सिर्फ छोटे कैडर ही नहीं बल्कि बड़े और कुख्यात नाम भी शामिल हैं। मोस्ट वांटेड देव जी और नक्सल लीडर पापा राव, वो चेहरे जो कभी डर का पर्याय थे, आज मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर चुके हैं। रणनीति जब लगातार लागू हो तो जंगल भी बदलने लगता है। आज बस्तर में नक्सलवाद सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि सिमटती हुई परछाई लगता है। कभी यहां शाम का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता था, ये डर का दूसरा नाम था। सूरज ढलते ही गांव सन्नाटे में डूब जाता था और लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में जिंदगी सिमट जाती थी। लेकिन आज उसी गांव में एक बल्ब जलता है और उसके साथ जल उठी है एक नई उम्मीद। ये कहानी है बदलते बस्तर की।
तो बस्तर अपनी नई आजादी का जश्न कैसे मना रहा है, ये देखना है तो इन बच्चों के बेलौज अंदाज पर गौर करिए। इनकी बेखौफ कलाबाजियों को देखिए, क्योंकि ये गवाही दे रहे हैं कि जमीन पर बहुत कुछ बदल रहा है और ये बच्चे ध्वजवाहक बनकर इस बदलाव का परिचय दे रहे हैं। पखांजूर का ये गांव कभी अंधेरे की पहचान था। शाम होते ही यहाँ दहशत उतर आती थी और गांव का जीवन ठहर जाता था। लालटेन की रोशनी में नक्सलियों की बैठकें होती थी और बच्चों के सपने दिन ढलने से पहले ही बंद हो जाते थे। पढ़ाई करनी हो तो या तो दूर आश्रम जाना पड़ता था या सूरज के साथ किताबें बंद करनी पड़ती थी। आजादी के दशकों बाद भी बस्तर के सैकड़ों गांव बिजली से दूर थे, लेकिन जैसे जैसे नक्सली प्रभाव कमजोर पड़ा, रोशनी ने गांव की राह पकड़ ली। अब बिजली सिर्फ खंभों तक नहीं, घर घर तक पहुंच चुकी है। जिन परिवारों ने पहली बार अपने घर में बल्ब जलते देखा, उनके लिए ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। जिंदगी में आपने बेशकीमती चीज क्या खरीदी होगी? कलपड़ गांव के लोगों ने बल्ब खरीदा है, क्योंकि इन्हें सालों बाद, कह लीजिए कि इस गांव में जो युवा पैदा हुए, उन्होंने बल्ब देखा ही नहीं, क्योंकि गांव में बिजली ही नहीं थी, तो बल्ब क्या करते। मेरे साथ गांव के युवक मौजूद हैं। आप बल्ब लेके आए, मजा आया बल्ब खरीदने में आपको? मजा आया। पहला बार खरीदे आप बल्ब? पहली बार खरीदा। और अभी गांव में कब से आपकी बिजली है, उसके बाद से क्या सुविधा मिल रहा है यहाँ पे? एक सप्ताह हुआ है बिजली यहाँ पर बंद किए, तो तो अभी जैसे बिजली आ गया है तो क्या सुविधा मिल रहा है, क्या क्या अच्छा लग रहा है? बिजली आया तो ठीक लग रहा है, लेकिन पहले क्या दिक्कत होता था? थोड़ा अंधेरा में था, तो ये जो भी काम करने का रात को, ये शाम को ये खाना बनाना है, तो सब्जी बनाना है, तो दिक्कत हो रहा है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं टूटा, दूरी खत्म होने लगी। वे रास्ते बन गए जिन्हें कभी नामुमकिन माना जाता था। जगरगुंडा, जो कभी जमीन पर बना एक टापू लगता था, आज धीरे धीरे दुनिया से जुड़ रहा है। बस्तर के वो इलाके जहां पर कभी पहुंचना भी मुश्किल होता था आम आदमी का, वो इलाके अब आम तरह से पूरी तरह से बहाल हो गए हैं और सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं। और ऐसी ही जो जगरगुंडा रोड है, काफी कुख्यात क्षेत्र रहा था। कब से बस चला रहे हो यहाँ पे? अभी तो भैया लोग पहले चल रहे थे, मैं तो न्यू आया हूँ जी। कहाँ से आए हो? मैं बीजापुर जिला से जी। तो डर नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं। क्या बदल गया? अभी तो बहुत कुछ बदला है, रोड बदल गया, लोग बाग अभी थोड़ा चेंज होने जा रहे हैं, पहले के जैसा तो नहीं है। अभी कुछ चीज़ें समझने लग गए हैं। जैसे अब हम लोग क्या इधर लोकल सब चीज़ जानते हैं, हम लोग जिसको हिंदी नहीं आता गोंडी समझाते हैं, तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत चेंज हो गए हैं। पहले घटना अभी नहीं है वैसे। एक समय ऐसा था जब गांव की आधी आबादी सुरक्षा कैंप के घेरे में रहती थी। कैंप के 2 दरवाजे और चेक पोस्ट पार करना किसी सीमा रेखा को पार करने जैसा अनुभव देता था। आना जाना भी जोखिम से खाली नहीं था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। बस्तर का जगरगुंडा कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। सलवा जुडूम के बाद इस जगह पर दशकों तक सुरक्षित राहत शिविर कैंप बनाया गया, जहां पर लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने में भी सरकार के पुलिस बल को एक बड़ी तैनाती करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। देखिए, ये एक चमचमाती सड़क आती है दोरनापाल की तरफ से, सुकमा की तरफ से। उसके ठीक बाद देखिए, ये दोरनापाल से आने वाली सड़क है और यहाँ खुल चुके हैं बैंक, एटीएम, बस स्टॉप, अस्पताल। ये सारी सुविधाएं जगरगुंडा में हैं। राहत शिविर की जगह अब ये जो कैंप है, लोगों की व्यवस्थित बसाहट दिखने लगी है। बड़े कैंप खुल गए हैं और अब बीजापुर दंतेवाड़ा को जोड़ने वाली जो सड़क है वो इस जंक्शन पर पहुंच रही है। कभी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, पर जैसे जैसे नक्सलवाद यहाँ पर पहुंचा, वैसे वैसे जगरगुंडा आइसोलेटेड हो गया, बाहरी छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से कट गया और अब ये तस्वीर बदल गई है। बस्तर में कभी सड़क एक सपना हुआ करती थी, ऐसा सपना जिसे लोग देखते जरूर थे, लेकिन पूरा होता हुआ शायद ही किसी ने सोचा था।
छोटे छोटे सामान के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बरसात आती तो रास्ते मिट जाते, गर्मी पड़ती तो सफर और कठिन हो जाता। जब शहरों में विकास रफ्तार पकड़ रहा था, उसी वक्त बस्तर के कुछ इलाके ऐसे भी थे जो सड़क शब्द तक से अनजान थे। जरा सोचिए, जो सड़क विकास को अपने साथ लेकर आती है, अगर वही सड़क ना हो तो विकास आखिर पहुंचे कैसे? शायद यही वजह थी कि इन इलाकों तक बदलाव आने में सालों लग गए। बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह भी रही कि अक्सर नक्सल क्षेत्रों में विकास और सरकारी योजनाओं को पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। लिहाजा ग्रामीण ये धीरे धीरे महसूस करने लगे कि ऐसे क्षेत्र जो नक्सल मुक्त हैं, वहाँ विकास ज़्यादा हो रहा है, लोगों का जीवन कहीं ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे स्थानीय लोगों और खासकर युवाओं का माओवादियों से मोह भंग होने लगा। दूसरी तरफ नए कैंप खुलने के साथ सड़क, पानी, बिजली जैसी चीज़ें जैसे जैसे गाँव तक दस्तक देने लगी, वैसे वैसे नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर होती है और अब बस्तर में भी एक नई सुबह दिखाई दे रही है। आज बस्तर के अंदरूनी गांव आपस में पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं। सड़क आई तो उसके साथ सिर्फ वाहन नहीं आए, बुनियादी सुविधाएं भी पहुंची। बिजली पहुंची, पानी पहुंचा और फिर पहुंचा विकास। गांव में नए बाजार खुलने लगे हैं, छोटे व्यापार शुरू हो रहे और जो लोग कभी अपने इलाके से बाहर नहीं जा पाते थे, अब शहर तक पहुंच रहे हैं। सड़कें सिर्फ मिट्टी और डामर से नहीं बनती, वे भरोसे से बनती हैं। क्योंकि जब एक सड़क बनती है तो सिर्फ रास्ता नहीं खुलता, पूरे क्षेत्र की किस्मत बदलने लगती है। जहां कभी पहुंचना मुश्किल था, वहां अब जिंदगी चलने लगी है। रेड कॉरिडोर द फाइनल चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इन 2 सालों में एक डेडलाइन के साथ, एक संकल्प के साथ बस्तर आगे बढ़ा और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में काम किया गया। लेकिन आगे हम देखेंगे रेड कॉरिडोर द बिगनिंग, जहां हम दिखाएंगे कि कैसे नक्सलवाद की एक छोटी सी चिंगारी आंध्रा होते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंची और कैसे बस्तर के घने जंगलों को नक्सलियों ने अपना बेस बना लिया।